हाय, क्या आपका मन भी इन पिक्चर्स को देख के कर रहा है कि आप भी इस बॉयकॉट चाइना मुहिम में शामिल हो जाएं? और जैसा कि आपको बहुत सारे लोग बता रहे होंगे कि ऐसा करके हम आर्थिक रूप से चाइना की कमर तोड़ देंगे। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए ऐसे लोगों से, क्या हम ऐसा कर पाएंगे? और क्या ऐसा करने से हमारा अपना खुद का तो नुकसान नहीं हो जाएगा? और हाँ, ऐसे किसी भी मूवमेंट को ज्वाइन करने से पहले आपको ये बहुत श्योर करना पड़ेगा कि आप चाइना की बनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना कर रहे हो। बस जिन गाड़ियों से आप जा रहे हो उनमें चाइना का कोई भी कंपोनेंट ना लगा हो। मोबाइल फ़ोन या इमेजिंग डिवाइस का जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं उनमें किसी भी चाइना का बना कोई भी पार्ट ना लगा हो। आपके जूते चाइना के बने ना हो। और तो और जो बैनर के लिए आप रॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका स्टील भी चाइना का ना हो। क्या ऐसा कर पाना संभव होगा? संभवतः नहीं। अब यहाँ पे फिर एक कन्फ्यूजन आ गया कि इसका विरोध करें कि ना करें। तो सबसे पहले फैक्ट चेक करते हैं भारत और चाइना के बारे में। उससे पहले ये जानते हैं कि जब हम इंपोर्ट करते हैं यानी कि आयात करते हैं तो देश में सामान आता है और विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं यानी कि निर्यात करते हैं, देश के बाहर सामान जाता है और फॉरेन एक्सचेंज अंदर आती है। जब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होगा तो सरप्लस होगा। जब हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होगा तब डेफिसिट होगा। भारत की बात करें तो चाइना उसका दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पहले स्थान पर हुआ करता था, पर अब अमेरिका का स्थान पहला है और चाइना दूसरे नंबर पर है। अगर हमारे व्यापार की बात करें तो लगभग 10% से ज़्यादा की हिस्सेदारी चाइना की है। पर उसके उल्टा अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के लिए हम 12वें स्थान पर आते हैं और सिर्फ 2% से थोड़ा ज़्यादा का ट्रेड हम चाइना के साथ करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इंडिया और चाइना एक दूसरे के लिए कहाँ स्टैंड करते हैं। तो 2018 और 19 का ट्रेड डेटा आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से आपको ये बात पता चलेगी कि इंडिया की डिपेंडेंस चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा है। हम अपनी कुल इंपोर्ट का यानी कि जो भी चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं उसका 14 से 16% सिर्फ चाइना से मंगाते हैं। और क्या क्या चीज़ें मंगाते हैं वो भी देखिए। इलेक्ट्रिकल मशीनरी हम मंगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट हम मंगाते हैं, ऑटो पार्ट्स मंगाते हैं, दवा बनाने के लिए API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चाइना से आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स, टॉयज़, केमिकल वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम चाइना से मंगाते हैं। कुछ सेक्टर के लिए तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, जैसे ऑटो में हम 20% चाइना से मंगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 70% चाइना से मंगा रहे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 40% और लेदर में 45% हम सिर्फ चाइना से मंगाते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो आप देखेंगे कि हमारा जो शेयर है चाइना के इंपोर्ट में यानी कि जो हम चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ 3 से 5% है। और हम कौन सी कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट करते हैं? जो प्राइमरी कमोडिटीज़ हैं, जिसमें कि कॉटन है, यार्न है, ओर्स हैं, पर्ल्स हैं। तो अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि चाइना का जो हमारे को जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा है, तो हमारे साथ एक ट्रेड डेफिसिट है। पर ये कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे देशों के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस भी है। अगर आप वैसे देखें तो चाइना जो है आज के टाइम में वर्ल्ड की फैक्ट्री बोला जाता है और जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है उसमें चाइना का 2016 में पहला स्थान था। ऐसे एक्सपेक्ट किया गया है कि 2020 में वो दूसरे स्थान पर होगा। और भारत की अगर हम बात करें तो हम लोग पहले 11वें स्थान पर थे और अब 5वें स्थान पर होंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि चाइना को सबक सिखाने के लिए हमारे पास कहाँ कहाँ मौके हैं। यानी कि अब हम एक बार नज़र डालते हैं ऐसे सामान का जिनका हम आयात चाइना से करते हैं और क्यों करते हैं और हमारी कितनी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्टील से। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि क्रूड स्टील के हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे 2018-19 में। ये सेक्टर बहुत बड़ा है और 5 लाख लोगों को इसने डायरेक्टली रोजगार दिया हुआ है और 20 लाख लोग इससे इनडायरेक्टली निर्भर हैं। कुछ साल पहले तक हम लोग नेट एक्सपोर्टर हुआ करते थे, पर प्रोटेक्शनिज्म की वजह से और ट्रेड वॉर की वजह से हमारे एक्सपोर्ट में बहुत कमी आई और हमारा इम्पोर्ट बढ़ गया। इसकी वजह से आज हम नेट इम्पोर्टर हैं। भारत के पास वर्ल्ड स्टील डायनेमिक के हिसाब से एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। हमारा जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ आयरन ओर टू स्टील है वो बहुत अच्छा है और हम दूसरे स्थान पर आते हैं। यानी कि भारत के पास एक ये एडवांटेज है, भारत के पास एक एक्सपर्टाइज है कि हम बहुत ही कम कीमत पे आयरन ओर से स्टील बना लेते हैं। अब अगर चाइना की बात करें तो चाइना जो है उसके पास वर्ल्ड की आधी कैपेसिटी है स्टील प्रोड्यूस करने की और 2020 में अनुमान है कि उसकी कैपेसिटी 1 बिलियन टन के आसपास होगी। ये तो तब है जब उसने कैपेसिटी एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाया था। लगभग $1.7 बिलियन का ट्रेड है हमारा चाइना के साथ कॉन्ट्रेक्ट के हिसाब से। तो इससे पता चलता है कि हमारी स्टील इंडस्ट्री में चाइना की हिस्सेदारी लगभग 2.5% से कुछ ज़्यादा की है। अब क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करते हैं? तो हम लोग कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट करते हैं यानी कि मशीन्स का इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री के लिए वैल्यू एडेड स्टील का और हाई एंड इलेक्ट्रिकल स्टील का भी हम इंपोर्ट चाइना से करते हैं। फिर वही सवाल कि चाइना से ही क्यों करें, चाइना में ऐसी क्या बात है? तो चाइना की जो स्टील है वो चीप पड़ती है और
उससे कई सारे कारण हैं। एक कारण जो है वो उसकी एक्सेस कैपेसिटी भी है। जब वहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड में कमी आ गई तो चाइना ने अपने स्टील का दाम गिरा दिया और उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। चाइना का जो स्टील का प्रोडक्शन है बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है और वहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो क्रेडिट स्कीम यानी कि फाइनेंसिंग की स्कीम अवेलेबल कराते हैं जो स्टेट द्वारा बैक की हुई होती है। अब फिर से वही सवाल कि चाइना में सस्ता क्यों और हमारे यहाँ महंगा क्यों? तो हमारे यहाँ की अपनी अलग समस्याएं हैं। हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बहुत ज़्यादा है, यानी कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है। 1 टन स्टील की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपये चाहिए होता है। इसके साथ साथ 300 नॉन कैप्टिव माइंस हैं, उनका माइनिंग लीज जो है वो खत्म हो गया है मार्च में। इसमें 24 आयरन ओर की भी माइंस हैं। जो इंडस्ट्री के सोर्सेज हैं उनका मानना है कि अगर गवर्नमेंट अप्रैल में इनको ऑक्शन कर भी दे तो इसमें लगभग 3 से 4 साल का समय लगेगा, क्योंकि फॉरेस्ट और एनवायरमेंट क्लियरेंस वापस से लेनी पड़ती है। इससे करीब 45 मिलियन टन के स्टील का उत्पादन इफेक्टेड होगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक का मैनेजमेंट भी बहुत चैलेंजिंग है और कॉस्टली भी है। जो स्टील इंडस्ट्री है वो ओवर डिपेंडेंट है रेलवे के ऊपर और 80% से ज़्यादा उनका लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट रेलवे पूरा करता है, जिसकी अपनी अलग समस्याएं हैं। चलिए अब बात करते हैं इंडिया के फार्मास्यूटिकल मार्केट की, यानी कि दवा बनाने वाली कंपनियों की, और जानते हैं कि यहाँ पे हम चाइना को कैसे नुकसान कर सकते हैं, क्या क्या मौके हैं हमारे पास। तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो बाजार है, ये दवा का जो बाजार है, उसमें कंपनी जो ऑपरेट करती है उनका नेचर क्या है। तो 2 तरह की कंपनियाँ होती हैं। एक ब्रांड नेम ओनर्स होते हैं जो दवा को इन्वेंट करते हैं। फिर दवा को इन्वेंट करना ही सब कुछ नहीं होता है, उसका क्लिनिकल ट्रायल्स भी किए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि दवा की इफेक्टिवनेस कितनी है और कोई इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है। उसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद ये लोग उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और मार्केटिंग करते हैं। क्योंकि दवा बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है और बहुत सारा पैसा खर्च होता है, इसीलिए रिवॉर्ड के रूप में इनको 20 साल का प्रोटेक्शन दिया जाता है, यानी कि पेटेंट दिए जाते हैं कि अगले 20 साल तक कोई इस दवा को नहीं बना सकता है। पेटेंट एक्सपायर होने के बाद, यानी कि 20 साल के बाद जो दवा कंपनी इस दवा को बनाती है, यानी कि सबको छूट मिल जाती है, वो जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। यानी कि वो दवा को ईजाद नहीं करते हैं, पर जब पेटेंट खत्म हो जाते हैं उसके बाद उस दवा को बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि जो जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास कोई पेटेंट नहीं है, इसलिए उनका जो मार्केट है बहुत कॉम्पिटिटिव है, यानी कि उनको दवा के दाम काफ़ी कम करने लग पड़ते हैं, यानी कि प्रॉफिट का मार्जिन कम होगा। अब प्रॉफिट का मार्जिन कम होने की वजह से, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और वहाँ पे बहुत सारे देशों की कंपनी हमसे कॉम्पीट करती है, तो हमारी कॉस्ट को कम होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं भारतीय बाजार के बारे में। तो हम लोग ग्लोबली लार्जेस्ट प्रोवाइडर हैं जेनरिक ड्रग्स के। अगर आप वैक्सीन का मार्केट देखें तो ग्लोबल डिमांड का 50% हम ही लोग पूरा करते हैं। उसके बाद अगर अमेरिका और यूके का मार्केट देखें तो जेनरिक ड्रग के मार्केट में हमारी हिस्सेदारी 40% की और 25% की है। अगर आप एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स की बात करें तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जो 80 ड्रग्स आती हैं, एंटीरिट्रोवायरल ड्रग्स इनको बोलते हैं, वो इंडिया से ही जाती है। अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो हमारा मार्केट 30वें स्थान पर आता है और अगर वैल्यू के हिसाब से देखें तो 10वें स्थान पर आता है। अब क्योंकि ये जो मार्केट है, जेनरिक ड्रग का मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है, क्योंकि आप पैसा ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए जितनी भी फर्म्स हैं वो कोशिश करती हैं कि उनको जो रॉ मटेरियल है, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है, जिसको API बोलते हैं, वो सस्ता मिल जाए, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारी कॉस्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। अब चाइना में और इंडिया में API बनाने की कीमत में लगभग 20 से 30% का फ़र्क पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग जो मेजरली इसको सोर्स करते हैं वो चाइना से करते हैं और ऑलमोस्ट 70% चाइना से ही आता है। अब फिर वही सवाल है कि चाइना में सस्ता क्यों मिल रहा है, हमारे यहाँ सस्ता क्यों नहीं मिल रहा है, हमारी सरकार सस्ता क्यों नहीं दे रही है। तो चाइना में जो है बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, एक उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, इसकी वजह से उनकी कॉस्ट काफ़ी कम है। इसके अलावा वहाँ पे सरकार उनको बहुत सपोर्ट कर रही है और सपोर्ट के मेजर में उनको सब्सिडाइज इंटरेस्ट देती है, यानी कि जो लोन्स देती है वो सस्ते रेट पे देती है। उसके अलावा फ्री में लैंड, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी भी दे रही है, जिसकी वजह से उनकी इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बनी हुई है और कॉस्ट कम है। इसके अलावा वहाँ पे अगर आपको एक फैक्ट्री सेटअप करनी है API बनाने की तो उसमें 6 महीने का टाइम लगता है, जबकि इंडस्ट्री सोर्सेज मानते हैं कि इंडिया में अगर आपको ये काम करना होगा तो लगभग 6 साल लग जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो लाइसेंस रिन्यूअल सिस्टम है बहुत कॉम्प्लेक्स है API इंडस्ट्री के लिए। इसके साथ साथ जो R&D है उसकी हालत, यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट की हालत भी इंडिया में बहुत अच्छी नहीं है। उसका एक रीज़न ये है कि इसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होता है और जो जेस्टेशन पीरियड है बहुत ज़्यादा है, यानी कि जब आप दवा को बनाना शुरू करते हो और जब दवा मार्केट में आती है उसके बीच में बहुत बड़ा टाइम है, तो वहाँ पैसे की कमी है। पर अगर आप देखें तो इनका फ़ायदा हमें भी हो रहा है, क्योंकि अफोर्डेबल रेट पे हमें ड्रग्स मिल रही है, तो क्यों ना हम चाइना से इम्पोर्ट करें।
हाँ, ओवर डिपेंडेंस कभी कभी हमारे लिए समस्या कर देती है। कुछ साल पहले पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी एपीआई बनाने वाली इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ सप्लाई की कमी हो गई, शॉर्टेज हो गई थी और जो दवाओं के दाम थे वो 20% तक बढ़ गए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।